गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हर संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है और उस प्रस्तावना में उस संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों को बताया जाता है। हमारे देश के संविधान के प्रारंभ में भी एक प्रस्तावना दी गई है। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक बार इसका वाचन करते हैं और इसके शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। प्रस्तावना में दिया गया ये हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। तो अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है इसमें हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। अर्थात हमारे देश का जो संविधान है वो, देखिए, हम भारत के लोग, इस शब्द के 3 मीनिंग निकलते हैं या इसके 3 भावार्थ हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहली बात ये कि भारत का जो संविधान है, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित की गई है। अर्थात हमारे यहाँ पर जो संप्रभु है वो भारतीय जनता है। संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। हमारे देश का संविधान बनाया संविधान सभा ने, लेकिन उस संविधान सभा को इलेक्ट किया भारतीय जनता ने। तो संविधान बनाने वाले जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर है भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, कि भारत का जो संविधान बनाया गया है ये भारतीय जनता पर ऊपर से थोपा नहीं गया है कि संविधान निर्माताओं ने अपनी इच्छा से कोई संविधान बना दिया, बल्कि ये जो संविधान बना है ये संविधान भारतीय जनता की इच्छा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है और ये भारत के लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। इसको बनाने वाले भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे और संविधान के द्वारा जो अंतिम संप्रभु शक्ति है वो भारतीय जनता में निहित की गई है। तो हमारे यहाँ संप्रभु कौन है? संविधान कहता है कि संप्रभु है भारतीय जनता। फिर आगे शब्द है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इन शब्दों का हम अभिप्राय देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो जो प्रभुसत्ता थी वो ब्रिटिश सरकार के पास थी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो प्रभुसत्ता हमारे पास आ गई है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास प्रभुसत्ता आ जाती है स्वतंत्र होने के बाद। और प्रभुत्व संपन्न होने का अभिप्राय ये है कि आंतरिक क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हम आंतरिक क्षेत्र में जैसी चाहे वैसी नीतियां अपना सकते हैं और विदेशी क्षेत्र में भी हम अपनी इच्छा अनुसार दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व का तात्पर्य ये है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से
भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। अब आगे शब्द है धर्मनिरपेक्ष। ये जो शब्द था, ये जब संविधान की प्रस्तावना बनी उस समय ये शब्द नहीं था। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द संविधान में जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ ये होता है कि भारत में सभी धर्मों को समान स्थिति प्रदान की गई है। अर्थात भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे शब्द है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। लोकतंत्रात्मक राज्य है अर्थात राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ सरकार को जनता चुनती है, जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है और सरकार का संचालन जनता की इच्छानुसार किया जाता है। आगे है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। देखिए, गणराज्य उसे कहा जाता है जहां पर कि देश का प्रधान वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में आज भी सम्राट है जो वंशानुगत होता है, तो ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है। लेकिन हम भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो जैसे हमारे यहाँ पर देश का सर्वोच्च प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है, हमारे देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, न कि वो वंशानुगत है। तो हमारा जो देश है वो एक रिपब्लिक है, एक गणराज्य है। तो क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब यहाँ बीच में एक शब्द हमारा आ गया है समाजवादी। इस शब्द को हम समझ लेते हैं, ये शब्द क्या है। देखिए, समाजवादी, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूरी तरह से हमने समाजवाद को उस रूप में अपनाया है जिस रूप में साम्यवाद करता है। यहाँ समाजवादी वो नहीं है। समाजवादी देश को बनाने से हमारा अभिप्राय ये है कि सरकार का ये प्रयास रहेगा कि गरीब और अमीर के बीच में ये जो खाई है इसे मिटाना, अर्थात गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसे कम करने का प्रयास करना, इस बात का प्रयास करना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे। तो हम अपने देश को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां पर कि देश में आर्थिक असमानताएं कम से कम हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे। इसके बाद शब्द आते हैं तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के ये 3 रूप हमने अपनाए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आइए अब हम इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया है शब्द सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से अभिप्राय ये है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाए। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट ये कहता है कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान हो, किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, वर्ण हो, लिंग हो या नस्ल हो, किसी भी आधार पर लोगों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के कंसेप्ट को अपनाएंगे। समाज में जैसे अस्पृश्यता है, ऐसी कोई चीज़ भारतीय समाज में नहीं होगी। लोगों के बीच किसी तरह का भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि शोषण का अंत हो और साधन ही व्यक्तियों का शोषण
न किया जाए, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार हो। देखिए, आर्थिक न्याय का मेन कंसेप्ट क्या है? एक तो ये है कि समाज में शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग का शोषण करता है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि समाज में शोषण नहीं होना चाहिए और शोषण ना हो। अब शोषण हम कैसे समाप्त करेंगे? तो इसके लिए हमारा विश्वास इस चीज में है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार हो। तो अब ऐसा कैसे किया जाए? इसके लिए हमने क्या किया है? एक तो जैसे हमने बात की कि हमने समाजवादी कंसेप्ट को अपनाया है, साथ ही सरकार इस बात के लिए प्रयासरत रहती है कि सभी व्यक्तियों को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार मिले, आर्थिक विषमताएं ना हो, और सभी व्यक्तियों को जो भी वो रोजगार कर रहा है व्यक्ति, उस रोजगार के अकॉर्डिंग उसको पर्याप्त वेतन दिया जाए। तो आर्थिक आधार पर शोषण ना हो, सभी को आर्थिक न्याय मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है? तो राजनीतिक न्याय से अभिप्राय ये है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर मिले, कि सभी लोग राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जब व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है तो उनके बीच में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये 3 न्याय के रूप की बात प्रस्तावना करती है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके बाद है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, संविधान में स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यहाँ हमें यह समझना होगा कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमने सकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाया है। और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि ऐसा वातावरण हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब ऐसे वातावरण का निर्माण कैसे हो? इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हमने नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है। इसके बाद है समानता। देखिए, समानता स्वतंत्रता का पूरक है और समानता के भी 2 आयाम हमने अपनाए हैं। पहला आयाम है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। तो अवसर की समानता वो साधन है जिससे हम प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर हम सभी नागरिकों को अवसर की समानता देंगे तो हर नागरिक को ये समानता मिलेगी कि वो अपनी प्रतिष्ठा को, मतलब जो प्रतिष्ठा की समानता है उसका हम निर्माण कर सकेंगे अगर हमने हर व्यक्ति को अवसर की समानता दी तो। नेक्स्ट है भ्रातृत्व। तो देखिए, भ्रातृत्व का आदर्श भी हमने अपनाया है, बंधुता का आदर्श भी हमने अपनाया है। और ये आदर्श जो हमने लिया या इसकी प्रेरणा जो हमने ग्रहण की, वो हमने ग्रहण की 10 दिसंबर 1948 ईस्वी के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र से। इस घोषणा पत्र का जो प्रथम अनुच्छेद है वो ये कहता है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। तो देश में रहने वाले सभी नागरिक एक दूसरे के प्रति बंधुता का भाव रखें, ये आदर्श भी हमारे द्वारा अपनाया गया है। इसके बाद प्रस्तावना कहती है आगे, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ 2 चीज़ें भी हमने और ऐड की है। एक तो है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है राष्ट्र की एकता। तो संविधान निर्माता चाहते थे कि ये जो 2 आधार हैं, राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा,
इन दोनों को ही हम अपनाएं, इन दोनों के बीच में ही एक सामंजस्य हमें स्थापित करना है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक विविधताओं वाला देश है। और जब विविधताओं वाला देश है तो हमारे यहाँ पर ये ज़रूरी है कि देश की एकता हमारा प्राइमरी गोल हो या हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। तो विविधताओं के बावजूद भी हम मूल रूप से एकता के विचार को अपनाएं, एकता के भाव को अपनाएं। इसलिए हमने कहा है कि राष्ट्र की एकता हमारा मूल मंत्र है और इसी कारण हमने एकल नागरिकता को अपनाया। दूसरी बात हम कहते हैं व्यक्ति की गरिमा। तो एकता के साथ व्यक्ति की गरिमा का सम्मान भी जरूरी है और इसीलिए हमारे यहाँ पर दोनों में हमें एक सामंजस्य देखने को मिलता है कि जैसे हमने संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, लेकिन साथ ही हमने एकल नागरिकता के आदर्श को भी अपनाया है। तो ये हमारी प्रस्तावना के शब्द हमने लिए कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता से अभिप्राय है कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयतावाद, प्रांतीयतावाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के विचार को अपनाएं। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से हमारे संविधान की कुंजी है और प्रस्तावना हमारे देश के संविधान के आदर्शों को बताती है, संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को बताती है। लेकिन प्रस्तावना के बारे में एक विशेष बात यह है कि प्रस्तावना जस्टिसेबल नहीं है, अर्थात ये न्याय योग्य नहीं है। कि अगर प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आप जैसे कि गजेंद्र गडकर जो हैं उनका ये कहना है कि प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। कि प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। आप कानून द्वारा लागू नहीं करवा सकते प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को, लेकिन फिर भी प्रस्तावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश के संविधान के आदर्शों को, उसके लक्ष्यों को बताती है और प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र माने गए हैं क्योंकि एक तरीके से प्रस्तावना में हमारे पूरे संविधान का सार निहित है। थैंक यू।